बच्चों, मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं आज आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, जो आई होप कि आपने पढ़ लिया हो, उसको एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। अभी इस चैप्टर को बच्चों हमको क्यों पढ़ना है, हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स को जो है आप ध्यान से सुनेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप फोकस करेंगे ड्यूरिंग द जो भी आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा। उसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमारे आज के जो सेशन है इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले। तो जो पावर शेयरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, आपको ये मैं इन्फॉर्म करूंगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बहुत सीरीज वाइज बनी हुई है। तो जो पावर शेयरिंग है ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड है और इसीलिए ये पहला चैप्टर है। फिर इवेंट वाइज जो है आगे आपकी बुक चलती है। तो पावर शेयरिंग में आपको जो समझना है वो मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग समझना है। ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज नीड फॉर पावर शेयरिंग। तो जब आपको समझ आ जाएगा पावर शेयरिंग क्या है, तो फिर हमको ये भी जानने की जरूरत है कि पावर शेयरिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है। एंड देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हूं। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि हमने 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमने क्या चीज पढ़ी। तो आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो वहां से डेमोक्रेसी की एक इंट्रोडक्शन शुरू हुई थी और जो डेफिनेशन थी उसको बिल्डअप किया गया था, उसको इवॉल्व किया गया था। तो अगर आपको मैं रिमाइंड करवाऊं तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो हमने जहां से हमने शुरू किया था समझना, वो थी डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर इस डेफिनेशन को इसको फाइनल नहीं माना गया था। फिर और डिस्कशन के बाद फिर एक और चीज इसमें ऐड करी थी कि डेमोक्रेसी में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना जो है वो काफी नहीं है। दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट होल्ड सम अथॉरिटी आल्सो। डिसीजन मेकिंग पावर उनमें होनी चाहिए, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो बच्चों यही हम डेमोक्रेसी का टूर जो है मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। और इसी से आपने पढ़ा है कि हमारे जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हाउ दे कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड हाउ दे मैनेज द अफेयर्स एफिशिएंटली एंड इंटेलिजेंटली। तो उस चीज के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, वही आपका टॉपिक है और वो है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग को भी हम समझें या मैं आपको उसकी कोई डेफिनेशन दे दूं, वो न एनसीईआरटी ने प्रेफर किया है ना हम उसको जो है प्रेफर करेंगे। हम इंस्टेड क्या करेंगे कि हम पावर शेयरिंग को समझने के लिए 2 केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दी गई है। 2 डिफरेंट केस स्टडीज कंट्रास्ट में है दोनों केस स्टडीज। पहला जो आपके पास केस है वो है बेल्जियम का। बेल्जियम जो है एक बहुत छोटी सी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। और वहां पे क्या समस्या हुई, वहां का केस क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन बनी वो एग्जैक्टली सूट करती है पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेल्जियम का जो है वो मैप है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर से एक एरिया को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ये वहां का वेलोनिया रीजन है, वेलोनिया रीजन। दूसरा जो आपका जो येलो वाला रीजन है ये आपका फ्लेमिश रीजन है, राइट। बीच में आप देख रहे होंगे एक डॉट सा है ब्राउन, बहुत छोटा,
ये इस पूरे बेल्जियम का कैपिटल सिटी यहाँ पे है और इसका नाम है ब्रुसेल्स। साथ में आपको मैंने एक टेबल यहाँ पे दिया है जिसमें रीजन, वहां की पॉपुलेशन कितनी है और वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। ये आपकी बुक से ही डेटा लिया गया है और हम बेल्जियम का केस डिस्कस कर रहे हैं कि बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन किस तरीके की थी। जो फ्लेमिश रीजन है येलो वाला, वहां पे 59% पॉपुलेशन रहती है। जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसका 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है, राइट। और ये लोग जो है 59%, इनकी जो लैंग्वेज है वो डच है। देन जो वेलोनिया रीजन है, जो आपको रेड से यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 40% पॉपुलेशन रहती है पूरी कंट्री की, और इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच। देन अदर्स का भी एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, ये लाइंस वाला, कि 1% जो लोग हैं ये जर्मन बोलते हैं, राइट। और जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल में जो पॉपुलेशन है उसका 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच स्पीकिंग है। तो ये आपने एथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम की देखी, आपने पहले भी पढ़ी होगी, मैं जस्ट आपको थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देखें कि ये कंट्री कहाँ पे है। लोकेशन जो बेल्जियम की है, अगर आप यहाँ पे देखें वर्ल्ड मैप पे, तो मैंने आपको कहा यूरोप में है, तो यहाँ पे यूरोप आ गया, एशिया के बिल्कुल साथ में, मिडिल ईस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ये बेल्जियम जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। बेल्जियम जो है छोटी सी कंट्री है, इतनी छोटी है जो हमारी हरियाणा की स्टेट से भी छोटी है। इसकी हम यहाँ पे हम केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में टेंशंस कहां से शुरू हुई। तो आपने देखा वहां की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वहां पे 3 भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, और जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं वो डच लैंग्वेज वाले लोग हैं। 59% वहां के लोग डच लैंग्वेज वाले हैं, और फ्रेंच बोलने वाले सिर्फ 40% लोग हैं। बट जो ब्रुसेल्स है, आपने नोटिस किया होगा, जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो 80% है, और डच बोलने वाले वहां पे 20% है। तो इसी बात के ऊपर हमारा जो है चैप्टर आगे चलेगा कि टेंशन कहां शुरू हुई। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो यहाँ पे इस केस स्टडी में ये देखा गया कि जो माइनॉरिटी है, जो फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी वहां की है, वो दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली ज्यादा रिच भी है, पावरफुल भी है, ज्यादा पढ़े लिखे भी है। There was a resentment among Dutch speaking community who got the benefit of economic development much later. तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनमें रिजेंटमेंट थी इस बात को लेके कि हम तक जो भी सुविधाएं थी, फैसिलिटीज थी, वो लेट पहुंची, और हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से डिले हो गई। उनकी एडवांस, वो हमसे काफी एडवांस है। तो यहाँ से एक रिजेंटमेंट जो है वो उनके अंदर शुरू हुई। This led to tensions between the two groups during 1950s and 1960s. तो फिर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में इस बात को लेके 1950 और 1960 के बीच में जो है टेंशन शुरू हुई। द प्रॉब्लम्स वाज मच एक्यूट इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल जो मैंने आपको कहा कैपिटल सिटी, वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा सीरियस थी, वहां पे ज्यादा परेशानी थी। The Dutch speaking people had a majority in the country but a minority in the Brussels. आपने देखा कि 59% डच स्पीकिंग लोग जो है वो पूरे बेल्जियम में हैं, बट जो कैपिटल सिटी है वहां पे डच स्पीकिंग लोग सिर्फ 20% है, राइट। तो वहां पे वो माइनॉरिटी में है, हालांकि ऑल ओवर कंट्री जो है वो मेजॉरिटी में है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल रही है।
अब जब टेंशंस हो गई तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके पास क्या था कि वो सिचुएशन को कैसे डील करें। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो अरेंजमेंट था वो इस तरीके से था, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो वहां की गवर्नमेंट ने बहुत ही सेंसिटिव होके जो है वो रिकॉग्नाइज किया कि बेसिक इशू कहाँ पे है, टेंशन के कारण क्या है। वो लैंग्वेज के ऊपर जो था इशू खड़े हो रहे थे। तो वो उन्होंने देखा कि रीजनल डिफरेंसेस भी है, बहुत ही डाइवर्स कल्चर है वहां का, बेल्जियम का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स वहां पे कम्युनिटीज रहती हैं। तो उन सब को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उनको कंसीडरेशन में लिया। And between 1970 and 1993, they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो गवर्नमेंट जब पावर में है तो उनके पास एम्पल अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने की। वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और ठीक डिसीजन भी ले सकते हैं। बट आप देखें कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया। उन्होंने 1970 से 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 4 बार संशोधन किए, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और क्यों किया अमेंड? ताकि बेल्जियम में जो भी परेशानी है, जो भी इश्यूज हैं, उन सबको सेटल किया जाए, हर कम्युनिटी को सेटिस्फाई किया जाए, हर कम्युनिटी की बात को जो है वो पॉजिटिवली कंसीडर किया जाए। एंड दे डिड द सेम थिंग देयर। और उस वजह से क्या हो गया कि उन्होंने बेल्जियम में जो इशू उत्पन्न हो रहा था या जो टेंशन एक आगे जाके सिविल वॉर का रूप इख्तियार कर सकती थी, उसको उन्होंने वहीं पे एकोमोडेट कर दिया। इसीलिए मैंने लिखा है या आपकी बुक में लिखा है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। दे हैव मैनेज्ड द इश्यूज वेरी एफिशिएंटली एंड इंटेलिजेंटली। तो उसी को हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। The arrangement the Belgian leaders adopted became a model because of being very unique and innovative. इससे पहले ऐसा अरेंजमेंट या ऐसी मैनेजमेंट या ऐसी एकोमोडेशन जो है वो किसी भी सरकार ने नहीं की थी, कि इन्होंने सारे झगड़े को जड़ से ही खत्म कर दिया। 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन की में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, सबके राइट्स को या सबकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अमेंडमेंट्स करी। और इसलिए जो बेल्जियन मॉडल बना वो एक दुनिया के लिए एक मॉडल हो गया, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव। क्योंकि न इससे पहले ऐसा कभी हुआ था और उसके बाद भी बहुत अभी तक कोई देश इस हद तक लोगों की एस्पिरेशंस को लेके सीरियस नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स को इतना जल्दी जो है वो खत्म करे। राइट, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आगे चलते हैं कि जो बेल्जियन मॉडल की हमने यहाँ पे बात करी कि वो मॉडल में उसके क्या एलिमेंट्स थे। The Belgian government declared that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब समझौता क्या हुआ? जो संशोधन उन्होंने किए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट्स लाई, जो चेंजेस लाई या जो नई चीजें ऐड की, क्या की? तो उन्होंने एक ये चीज ऐड की कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी वहां की यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें दोनों कम्युनिटीज के 50-50% मिनिस्टर्स रहेंगे। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स वर मेड ऑटोनॉमस। जो दोनों फ्लेमिश रीजन था और वेलोनिया था, दोनों रीजन्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको ऑटोनॉमस कर दिया। एंड दे वर नो मोर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहने बिल्कुल फ्री कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उन्होंने उनको दे दी। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो वहां पे कॉम्पोजिशन क्या थी,
कॉम्पोजिशन ये थी कि डच स्पीकिंग लोग ऑल ओवर कंट्री जो थे वो ज्यादा थे, बट ब्रुसेल्स में कम थे, राइट। वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे और वो ऑल ओवर कंट्री माइनॉरिटी में थे। तो इन्होंने ये समझौता सेंट्रल लेवल पे भी किया और स्टेट लेवल पे भी किया कि हम 50% वहां पे बराबरी रखेंगे और वही ब्रुसेल्स में भी होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. तो यहाँ पे भी ये समझौता हो गया जो कैपिटल सिटी है कि वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों कम्युनिटीज से। हालांकि एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन वहां पे 80% है और दूसरी कम्युनिटी की सिर्फ 20% है, बट इवन देन वहां पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. तो उन्होंने ये शर्त इसलिए मानी क्योंकि दोनों कम्युनिटीज को फायदा था। ब्रुसेल्स में जो माइनॉरिटी में थे उनको बेनिफिट था और जो सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी में थे उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। Apart from the central and state government, there is a third kind of government इंट्रोड्यूस्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इन दो गवर्नमेंट्स के अलावा एक तीसरे किस्म की गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया बेल्जियन मॉडल में, और उस गवर्नमेंट का नाम इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा। दिस गवर्नमेंट was elected by people belonging to Dutch, French and German speaking communities. तो हर कम्युनिटी से वहां पे जो है उन लोगों ने, हर कम्युनिटी को राइट्स दिए गए कि आप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजो, एंड हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो सभी को वहां पे एकोमोडेट किया, फ्रेंच स्पीकिंग भी जो है, डच स्पीकिंग भी, और उनको इसलिए ऐसा किया कि सभी की लैंग्वेज, सभी की जो कल्चर है वो प्रिजर्व्ड रहे, उसको आगे कोई नुकसान न पहुंचे। तो इस तरीके से बेल्जियन मॉडल आपने देखा कि बेल्जियन में एक टेंशन शुरू हुई और उसको वहां की गवर्नमेंट ने बहुत इंटेलिजेंटली और एफिशिएंटली जो है वो एकोमोडेट किया, मैनेज किया, ठीक है। और इश्यू को जो टेंशन थी उनको बढ़ने नहीं दिया, उनको किसी सिविल वार का रूप नहीं लेने दिया। अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, अभी हम साथ में हम दूसरे एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। वो केस स्टडी है श्रीलंका, जो बिल्कुल आपके नेबर कंट्री है। तो श्रीलंका का केस भी यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत ही यूनिक केस, और यूनिक इसलिए है कि वहां पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सूट करती है पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। और ये जो केस स्टडी है ये टोटल कंट्रास्ट है जो केस स्टडी हमने पहले तो दोबारा हम रिज्यूम करते हैं। टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं आपसे कट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया, अभी हम जो है दूसरा एक कंट्रास्ट केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो श्रीलंका की है। श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है कि वहां पे सिन्हाला स्पीकर्स, एक सिन्हाला लैंग्वेज का नाम है, और सिन्हाला स्पीकर्स की वहां पे जो पॉपुलेशन है वो 74% थी, और इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का ज्यादातर लोगों का जो रिलीजन था वो बुद्धिस्ट थे, राइट। देन देयर वर सेकंड कम्युनिटी थी तमिल स्पीकर्स, मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इनकी जो पॉपुलेशन थी ये 18% थी। इनमें जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% थे, जो वहां के नेटिव्स थे। बाकी जो इंडियन तमिल्स थे वो 5% थे, राइट। एंड पूरी कंट्री में क्रिश्चियन जो थे वो 7% थे, और वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे, बोथ सिन्हाला एंड तमिल, राइट। वहां पे सिन्हाला एक लैंग्वेज है, दूसरी तमिल लैंग्वेज है, बट रिलीजन बुद्धिज्म आ गया, हिंदुइज्म भी है थोड़ा बहुत, इस्लाम भी है, एंड देन क्रिश्चियनिटी भी 7% लोग वहां पे है। तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स सी कंपोजिशन जो है वो आपके सामने है।
अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी टेंशंस एरप्ट हुई इन श्रीलंका। और हम थोड़ा पढ़ते हैं कि सून एज श्रीलंका emerged एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority, right? अभी आपने देखा कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो श्रीलंका में 74% है, मींस दे आर इन मेजॉरिटी, राइट? तो जैसे ही श्रीलंका जो है एक आजाद देश हुआ 1948 में, तो इस कम्युनिटी के लोगों ने ओवर पावर करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। और किस किस बेसिस पे उन्होंने ओवर पावर शुरू किया करना, ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में थे, राइट? और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट को जो है इफेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने डोमिनेंस जो है या ओवर पावर गवर्नमेंट को उन्होंने किया। इन 1965 तो गवर्नमेंट जो है वो ओवर पावर हो गई, अंडर प्रेशर हो गई, बिकॉज मेजॉरिटी की बात डेमोक्रेसी में तो सुनना ही पड़ेगा। देन व्हाट हैपेंड, एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देयरबाय डिसरिगार्डिंग तमिल्स, राइट? तो 1965 में क्या हो गया, मेजॉरिटी की बात गवर्नमेंट को माननी पड़ी और उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की लैंग्वेज थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। एक तरफ से तो मेजॉरिटी कम्युनिटी तो इससे बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी जो भाषा थी उसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। बट ऑन द अदर हैंड जो माइनॉरिटीज वहां पे रह रहे थे, जो तमिल लैंग्वेज जिनकी थी, वो बड़े डिसरिगार्ड हुए, डिसहर्टन हुए। तो उनके लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी, इंस्टेड वो बहुत इससे परेशान हुए। सो सरकार का रुझान जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ जो था वो बिल्कुल सॉफ्ट था, सपोर्टिव था। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज वर फ्रेम टू फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो सिर्फ लैंग्वेज को ही, उनकी लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कंसीडर किया गया, बट इसके अदर देन भी बाकी भी उनको जो है बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लगे, उनको फेवर होने लगा। जैसे यूनिवर्सिटी पोजीशंस में उनको जॉब्स मिलना जो है वो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को जो है वहां पे फेवर मिलने लगा। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टाइपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और सबसे ऊपर अभी ये इन चीजों में वो मैनेज कर ही रहे थे, बट फाइनली फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, सिन्हाला स्पीकिंग 74%, उनका रिलीजन मैंने आपको शुरू में कहा देवर जनरली बुद्धिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बुद्धिज्म को जो है प्रमोट करने का, फॉस्टर करने का जो है वो प्रोविजंस रखे गए, और वो फिर वो एक्सट्रीम हो गया उस वक्त। एंड दिस लेड टू द एलाइनेशन अमंग तामिल्स। तो तामिल स्पीकिंग लोग जो थे उस वक्त वो एलाइनेट होना अब शुरू हुए, क्योंकि बाकी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जॉब्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। बट व्हेन इट केम टू देयर रिलीजन कि वो सेकंड नंबर पे रहेगा, तो उन्होंने एलाइनेशन जो है वो शुरू कर दी। एंड अल्टीमेटली a civil war broke out and thousands of people from both the communities were killed. तो फिर श्रीलंका में सिविल वार हुआ, हजारों लोग मरे। अब आप बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम तो पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम कभी बेल्जियम की कहानी पढ़ रहे हैं और श्रीलंका की कहानी पढ़ रहे हैं, बट इसका भी आपको बेनिफिट है कि एक तो हम इंडिया से बाहर दो अलग अलग देशों की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वो भी फैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, साथ में कंक्लूजन पे हम फिर पावर शेयरिंग पे ही जाएंगे, राइट? अब देखिए, हमने दो अलग अलग सिचुएशंस को हमने डिस्कस करा। अब दोनों को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में हम थोड़ा इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं कि आखिर क्या हुआ, सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया गया। सो फर्स्ट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में अकोमोडेट किया गया चीजों को।
वहां आपने देखा कि वहां पे भी 3-4 डिफरेंट कम्युनिटीज थी, बट सभी कम्युनिटीज जो थी वो उनको एक इक्वल स्टेटस था इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। 4 बार उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, सभी कम्युनिटीज को फायदा या उनको सभी को इक्वल स्टेटस देने के लिए 4 संशोधन हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम के केस में डिस्क्रिमिनेशन 0, इक्वलिटी 100%, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन्स एंड कम्युनिटीज। तो वहां के सभी रीजन्स को जो है उनके लिए एक इक्वल रिस्पेक्ट थी। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग के लिए भी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स हो गए जो सबकी सहमति से हुए। सभी रीजन, सभी कम्युनिटी के लोगों ने जो है एक एग्रीमेंट्स, आप एक तरीके से कह सकते हैं एक आपसी एग्रीमेंट से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में संशोधन करवाए और सभी की एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल हुई। तो कंट्रेरी आप देखो अब श्रीलंका में क्या हुआ, वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, वहां पे एकोमोडेशन नहीं हुई। मेजोरिटेरियनिज्म मींस बिलीफ, ये विश्वास कि मेजोरिटी की विल ही डेमोक्रेसी में काम करेगी, जबकि जो बात सच नहीं है। मेजोरिटी कैन इफेक्ट द गवर्नमेंट बट देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इसीलिए होते हैं कि वो सेफ गार्ड करें, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे कोई 1% की संख्या वाले लोग भी आपके देश में हो सकते हैं। तो श्रीलंका के केस में आप देखें इनइक्वालिटी, सिन्हाला गिवन प्रेफरेंस ओवर तमिल, ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन थी। एस्टेब्लिश्ड सुपरमेसी ऑफ सिन्हालास एंड बुद्धिज्म गॉट प्रमोटेड, मेजोरिटेरियन मेजर्स वर एडॉप्टेड। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस था दोनों के स्टडीज में। तो रिजल्ट्स क्या हो गए, बेल्जियम ने अगर एकोमोडेशन की तो सक्सेस कहां पे मिला, बेल्जियम सक्सेसफुली मैनेज टू अवॉइड सिविल वॉर, ऑल्सो मैनेज टू डिवाइड कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है, लेकिन बेल्जियम ने वहां पे इस चीज को होने से रोक लिया एकोमोडेशन करके प्रॉपर। Whereas श्रीलंका failed to manage power sharing efficiently and witnessed a civil war. अभी श्रीलंका ने ये मेजर्स नहीं अपनाए, उन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए और फिर उन्होंने सिविल वार को फेस किया। For these reasons, we need an efficient power sharing to accommodate different groups. So let us come to some conclusions now. कि हमने इन दोनों एग्जाम्पल से हम किन कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं। पावर शेयरिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मैनेजमेंट टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए जो जो मैनेजमेंट हो सकती है उसको कहते हैं हम पावर शेयरिंग, राइट। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। ये जो हमने नीड्स की बात में कर रहा हूं अभी, कि ये हमको अवॉइड करता है कोई भी दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज को रिड्रेस कर सकते हैं बाय बेटर पावर शेयरिंग। इट फर्दर हेल्प्स द नेशंस टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। अगर कहीं सिविल वार नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट वहां की इकोनॉमी पे होगा, वहां की डेवलपमेंट पे होगा, वो कंट्री जो है वो जल्दी ग्रो करेगी। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो अगर आपने देश में यूनिटी बना के रखनी है तो आपको मेजोरिटेरियन अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगी, आपको बिल्कुल बेल्जियम मॉडल पे ही चलना पड़ेगा। Thus power sharing is the very spirit of democracy. तो फाइनली ये हम कंक्लूड करते हैं। अब ये दोनों के स्टडीज 3 बच्चों ने सुनी और 3 बच्चों ने यहाँ पे अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स दिए। एक बच्चे ने कहा पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। दूसरे बच्चे ने कहा पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। एंड जो तीसरा है उन्होंने कहा एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग even if it is small or does not have social division। ये आपके लिए असाइनमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है और क्यों राइट है वो आपको अपनी लैंग्वेज में हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।
उस वक्त यहां से ही फीडबैक हम शुरू करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी से। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।